नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आपको मालूम है आज रविवार है। पूरे हफ्ते की किसी खबर का विश्लेषण करना होता है और जाहिर सी बात है इस हफ्ते की सबसे बड़ी क्या, इस महीने की बल्कि इस साल 2025 की मेरे लिए तो सबसे बड़ी खबर वही है जब राहुल गांधी ने वो कर दिखाया जो काम मेरे मेरी फैटर्निटी का था। यानी जो काम पत्रकारिता का था, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, और दिखाया इस देश को, इस दुनिया को कि कैसे हमारे और आपके वोटों की चोरी हो रही है, किस तरह से हमारे सबसे बड़े अधिकार को छीना जा रहा है। कौन जिम्मेदार है, किसने छीना है, किसने नहीं छीना है, किसको जो है जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ये अलग बात है। लेकिन जो खुलासा हुआ है उसने एक बात तो तय करी ना कि हमारे और आपके अधिकार को छीना जा रहा है, हमें वंचित किया जा रहा है या हमारे नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर 2014 से पहले का भारत होता, मैं कह रहा हूं, ताल ठोक के कह रहा हूं, 2014 से पहले का भारत होता तो इस वक्त चुनाव आयोग की इंक्वायरियां शुरू हो चुकी होती। चुनाव आयोग ये कहता कि हम इसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी है उसे सजा देंगे। और कहीं गलती से और पीछे चले जाइए, टीएन शेषन का जमाना होता तो अब तक तो पूरा देश का सिस्टम हिल गया होता। लेकिन जनाब, ये सरकार 2014 के बाद की मोदी जी की सरकार है। इस सरकार में जब इस्तीफे नहीं हो सकते तो इंक्वायरी भी नहीं होती। सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाते हैं, दर्द सरकार को होती है। सवाल चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली पे खड़े होते हैं, दर्द मीडिया को होता है, जिस मीडिया को ये सवाल पूछने चाहिए थे, जिसे ये सब उजागर करना चाहिए था। लेकिन चलिए, एक आदमी ने हिम्मत दिखाई, वो हिम्मत दिखा के अपनी टीम से ये काम करवाया और उस टीम को भी सलाम है जिसने 7-7 फुट ऊंचे 3 कागज के ढेरों में से सुई निकाली और सुई के नाम पे एक पूरा जखीरा निकल गया। कम से कम इस देश में एक बहस तो शुरू हुई। बेशक मीडिया, गोदी मीडिया चैनल नहीं दिखा रहे इसको, लेकिन सोशल मीडिया ही सही, लेकिन इस देश में एक बहस तो शुरू हुई। आज की डेट में इस देश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का फेवरेट टॉपिक हो गया है वोट चोरी। कम से कम राहुल गांधी ने बातचीत तो शुरू करवाई, कम से कम ईवीएम से तो बाहर निकले। अभी तक हर चीज पे ईवीएम पे डाल दिया जाता था और बड़ा अच्छा सा जवाब होता था कि भाई जब आप जीतते हैं तब ईवीएम पे आप जो सवाल नहीं उठाते। ये आसान सा जवाब होता था सत्ताधारी का। लेकिन ये तो कोई और ही सिस्टम निकला, जिस सिस्टम के बारे में हमने आपने सोचा भी नहीं था। महाराष्ट्र में हल्की सी झलक मिली थी, लेकिन उसका पूरा जो कच्चा चिट्ठा है वो तो अब खुला है। सरकार इस वक्त हिली हुई है, सरकार का पूरा इकोसिस्टम हिल चुका है, चारों तरफ से घिरी हुई है। डिफेंड करने की कोशिश करो तो कहां कहां डिफेंड करें। नेहरू इंदिरा को तो ले आए, ऑपरेशन सिंदूर को ले आए, अब बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है। सवाल बचे हैं बस, और सवालों के जवाब कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। एक तरफ ट्रंप और ट्रेड और टैरिफ, तीन टी ने वैसे ही मोदी जी के नाक में दम कर रखा था। आलम यह होगी फ्रस्ट्रेशन की सत्ताधारी पार्टी में कि सत्ताधारी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी एक बड़े चैनल पे जाके कहते हैं कि मोदी जी ने कभी नहीं बोला आपकी बात ट्रंप सरकार, जबकि आपने पूरी दुनिया ने सुना है मोदी जी जब कह रहे थे अमेरिका में जाके आपकी बात ट्रंप सरकार। जब इतने बड़े सबूत से मुकर सकते हैं तो आप समझ रहे हो हालत क्या है कि इस तरफ से इस टी से निपटे हैं तो यहाँ राहुल गांधी का बम सामने खड़ा है, एसआईआर को लेकर पूरा विपक्ष खड़ा है। लेकिन सवाल यह है, सरकार तो हिली है और सरकार का पूरा सिस्टम इस वक्त हिल चुका है, लेकिन इस हिले हुए सिस्टम से एक बहुत बड़ी चेतावनी भी निकलती है। वो चेतावनी ये है कि आने वाले दिन ना कांग्रेस के लिए आसान है, ना राहुल गांधी के लिए आसान है, क्योंकि राहुल गांधी ने अब जो किया है ये सीधा आर या पार की लड़ाई का ऐलान है। अब इस आर या पार की लड़ाई में ना राहुल गांधी पीछे हटना अफोर्ड कर सकते हैं, ना कांग्रेस पीछे हटना अफोर्ड कर सकती है। और
ना सरकार पीछे हटना अफोर्ड कर सकती है। रास्ता बहुत मुश्किल है राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस के सामने, लेकिन इतना जानता हूं कि हौसले बुलंद हैं। हौसले बुलंद इसलिए भी है कि राहुल गांधी ने बहुत सोच समझ कर ये चीज़ सामने रखी, इतना बड़ा दावा किया है। और ये बात उसी दिन उन्होंने रखी जिस दिन शाम को अपने सहयोगियों यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलना था। और इंडिया गठबंधन के नेताओं को जो बात समझाई गई है, उस बात एक बात और तय हो गई कि इंडिया गठबंधन भी ये समझ गया है कि ये आखिरी मौका है। अब अगर पीछे हटे तो नुकसान किसी एक को नहीं, सबको ही होगा। किसी एक की गलती का भुगतान सबको करना पड़ेगा। एक कमजोर कड़ी इस वक्त अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिख रही है। अगर उसको छोड़ दें तो बाकी तो फिलहाल एक साथ दिख रहे हैं। राहुल गांधी के बाद कल शरद पवार का खुलासा कि भाई महाराष्ट्र चुनाव से पहले उनसे भी 2 आदमी मिले थे और 160 सीट का ऑफर दिया था जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और फिर वो राहुल गांधी से मिले थे तो राहुल गांधी ने भी सिरे से नकार दिया था। ये बताता है कि कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कोई तो ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। अब जब लोग इस सिस्टम पे सवाल उठाने लगेंगे तो पार्टी अनकंफर्टेबल तो होगी। तो ये जो पार्टी अनकंफर्टेबल है, या पार्टी के सुप्रीम पोजीशन पे जो बैठे हैं देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, उन्होंने कभी विपक्ष नहीं देखा, उन्हें आदत ही नहीं है विपक्ष में बैठने की। तो जाहिर सी बात है, इन आवाज़ों को चुप कराने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जिस शख्स ने ये आवाज़ें उठाई हैं या इन आवाज़ों को उठने का दम भरा है, उनमें आवाज़ें भरी है, उस आवाज़ को ही दबाने की कोशिश की जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाला वक्त राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी आसान नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी पे अगर मुश्किलात आती हैं तो कांग्रेस पार्टी पे भी मुश्किलात आती है। अब वो चाहे राहुल गांधी को किसी मानहानि के मामले में घेरने की कोशिश हो, चाहे उन्हें वो ईडी के मामले में घेरने की कोशिश हो, चाहे कोई नया मामले में घेरने की कोशिश हो, लेकिन इस वक्त फुल ऑन छूट सभी एजेंसीज को दे दी गई है राहुल गांधी को घेरने के लिए। अब राहुल गांधी को वाया प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा के जरिए भी घेरने की कोशिश की जा सकती है। सोनिया गांधी के जरिए भी तोड़ने की कोशिश की जा सकती है कि आज की डेट में अगर सोनिया गांधी को ईडी फिर से पूछताछ के लिए बुलाती है और लगता है कि सिर्फ पूछताछ में ही अगर 50-60 घंटे की पूछताछ सोनिया गांधी के साथ करें तो राहुल गांधी को तोड़ने का एक आसान जरिया नजर आता है। क्योंकि सोनिया गांधी की उम्र और उनकी तबीयत ये अलाउ नहीं करती कि वो इतने घंटे तक पूछताछ का सामना करें। ये तरीका कोई मुझे बता रहा था कि सबसे पहले शायद अपनाया जा सकता है, क्योंकि जिस सरकार ने हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े सत्यपाल मलिक को, अपने पुराने सहयोगी सत्यपाल मलिक को नहीं छोड़ा, उन पर भी वहीं पर जो है वो नोटिस भेज दिया जब वो बेड पे थे, तो फिर सोनिया गांधी को कैसे छोड़ सकते हैं। दिक्कत ही सारी सोनिया गांधी से शुरू हुई थी मोदी जी। तो इस तरह से राहुल गांधी को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है, या फिर जैसा मैंने कहा कि वो रॉबर्ट वाड्रा तो पहले से ही निशाने पर है, अब प्रियंका गांधी को भी किसी मामले में लपेटा जा सकता है। उस तरह से एक इमोशनली तोड़ने की कोशिश की जा सकती है राहुल गांधी को। और अगर राहुल गांधी टूटते हैं तो पूरी कांग्रेस टूटती है, ये भी बात तय है। क्योंकि इस बात मैं तो कहूँ पूरा विपक्ष टूटता है, क्योंकि इस वक्त देश में एक सूत्र में किसी ने अगर पूरे विपक्ष को बांध रखा है तो उस कड़ी का नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी के लगातार एफर्ट्स की वजह से ही पूरा विपक्ष खड़ा है। याद रखिएगा एक चीज़, राहुल गांधी जो भी काम करते हैं या जो भी बात करते हैं वो कांग्रेस को लेकर नहीं करते, वो पूरे विपक्ष को, पूरे इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। जहां भी बात करते हैं पूरे इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। वो सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे, वो पूरे विपक्ष के लिए, पूरे इंडिया गठबंधन के लिए लड़ रहे हैं। तो असर सब पे पड़ेगा, ये बात पक्की, क्योंकि और किसी में गुदा नहीं है कि सबको साथ लेके राष्ट्रीय व्यापक मुद्दे पर मोदी सरकार पर या मोदी शाह पर हमला कर सके, ये अकेले राहुल गांधी है। इसीलिए
जब प्रियंका गांधी कहती हैं कि ये सरकार बहुत कमज़ोर हो गई है, मेरे भाई के सवालों का जवाब नहीं दे पाते, तो वो बात सही लगती है। इसीलिए जब आदित्य ठाकरे चैलेंज करते हैं चुनाव आयोग को कि अकेले राहुल गांधी से बहस करके देख लीजिए, चैलेंज करते हैं कि उनके साथ डिस्कशन करके देख लीजिए, तब भी वो अकेला आदमी भारी पड़ेगा, तो बात में दम लगता है। बूथ उनके सामने है और पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको। इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे, वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। सदन में भी चर्चा होनी चाहिए इस बात के ऊपर, जो सरकार सदन चल रहा है और इतने सारे साक्ष्य। अरे सदन में सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एसआईआर पे चर्चा करें। इस पे क्या चर्चा करेंगे? एकदम कमज़ोर हो गई है ये सरकार, सदन नहीं चला पा रही है। और सदन चलाने में इतनी मुश्किल नहीं है, बैठिए सबके साथ कहिए हम चर्चा कर लेंगे। चर्चा करने में क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी बात रखिए, सब सुनेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, बात खत्म। बिल्कुल, हम ये पहले से ही कहते आए हैं, बहुत दिनों से कह रहे हैं, और ये हम सिर्फ हारने के बाद नहीं तो लोकसभा में जो हमारा परफॉर्मेंस रहा उसके बाद भी हमने कहा है कि देश भर में कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हुई है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के कार्यालय से ही चलता है, भाजपा के दफ्तर से चलता है। राहुल गांधी जी ने जो दिखाया है वो सिर्फ हवा में बात नहीं कही है, वोट की चोरी को पकड़ा है। तो एक दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4-5 दफ़ा वोटिंग की है, 5 जगह अलग अलग वोटिंग की है, फ़ोटो सेम है, नाम सेम है, लेकिन आज इधर तो कल उधर ऐसे वोटिंग की है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग चुनौती देने से बदले एक काम करे कि चलो डिबेट करते हैं राहुल गांधी जी से। पूरा चुनाव आयोग आए, राहुल गांधी जी अकेले खड़े रहेंगे और डिबेट। इसके अलावा अब जिस तरह से एक ईगो या एक तरह से कह ले ईगो की बात आ गई कि अब एसआईआर का मुद्दा बिहार में ना रोके, चुनाव आयोग ने ना रोकने का जो फैसला किया है वो पूरे देश में लागू करने का फैसला किया, उस तरफ से भी एक ओपन ऐलान अब हो चुका है कि अब तो आर्या पार है, अब जो होगा देख ही जाएगा, हमको तो करना है, आप जो चाहे उखाड़ दो। इस तरह का एक एटीट्यूड चुनाव आयोग, सरकार दोनों तरफ से आ रहा है। अब ऐसे में विपक्ष अगर मजबूती से खड़ा होता है, नई चीजें सामने रखता है, अपनी आवाज को दबने नहीं देता, गिरने नहीं देता, तभी ये लड़ाई विपक्ष जीत पाएगा। वरना कहीं कमजोर पड़ गए तो फिर सामने जो खड़ी पार्टी है या सिस्टम है, जो इकोसिस्टम पर, उसे सिर्फ थोड़ी सी दरार चाहिए, वो पूरी दीवार ढह देगी। अब यहाँ पर मुझे एक ही शक पैदा होता है कि और कोई जरिया मिले ना मिले, लेकिन कहीं अगर बीजेपी को अरविंद केजरीवाल जरिया मिल गया, अरविंद केजरीवाल के जरिए ममता बनर्जी या किसी और को तोड़ने की या अलग करने की कोशिश में कहीं कामयाब हो गई, तो भी इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसलिए राहुल गांधी के लिए डबल जिम्मेदारी, एक तो समूचे विपक्ष को खड़े रखना, बीजेपी से लड़ना, सिस्टम से लड़ना, दूसरा अरविंद केजरीवाल जैसे जो बाहरी सिस्टम एक दीमक की तरह काम कर सकते हैं, उससे भी इंडिया गठबंधन को बचाना। इसके लिए चाहे ममता बनर्जी के नखरे सहने पड़े, चाहे अखिलेश यादव के नखरे सहने पड़े, सहने पड़ेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि अगर राहुल गांधी ने जो लड़ाई शुरू की है इसे मुकाम तक पहुंचाना है, तो क्यों ना राहुल गांधी हर प्रदेश के राजधानी में जाकर बड़ी बड़ी रैलियां करें, और पहले वहां करें जहां इंडिया गठबंधन के बाकी लोग सत्ता में है या बड़ी पार्टी है। जैसे कलकत्ता में जाइए, ममता बनर्जी से बात कीजिए कि हम दोनों मिलके इस तरह की इस वोट चोरी पे और एसआईआर पे एक रैली करते हैं, तो ममता कभी मना नहीं करेगी। मैं तो कहूँगा बल्कि ममता बनर्जी जिस चीज़ के लिए मशहूर है, रोड शोज, वो रोड शो भी करिए ममता बनर्जी के साथ, रोष प्रदर्शन, पैदल मार्च जो करती है, और उसके बाद दहाड़िए कलकत्ता शहर में, फिर जाइए लखनऊ, अखिलेश यादव को साथ लीजिए, वहाँ दहाड़िए, फिर जाइए चेन्नई, स्टालिन के साथ खड़े होकर देश को बताइए, दक्षिण को बताइए कि क्या हो रहा है नॉर्थ में, फिर जाइए मुंबई, उद्धव ठाकरे, शरद पवार को साथ लेके खड़े होकर दहाड़िए। इस तरह से हर जगह अपने
जो सहयोगी है पहले उनके यहाँ पर जाइए, उन्हें विश्वास दिलाइए, उन्हें अपने साथ मजबूत कीजिए, फिर अपने गढ़ में यही चीज़ कीजिए, चाहे वो फिर भोपाल हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, गुजरात हो, कहीं भी हो, फिर सब जगह जाइए। तब आसान ये होगा कि मान लीजिए अहमदाबाद में कांग्रेस ये सब करने के बाद रैली आयोजित करती है, या भोपाल में करती है, या जयपुर में करती है, या पंजाब में करती है, कहीं भी करती है, तो कांग्रेस के कहने पर चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो ममता हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे उद्धव हो, चाहे शरद पवार हो, इन सब को भी आना पड़ेगा। और जब ये लोग आएंगे तो वो कहते हैं ना कि एक से भले दो, दो से भले तीन, वो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। मेरा तो इस खबर का विश्लेषण फिलहाल यही बनता है कि इस लड़ाई को आगे कैसे ले जा सकते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस या समूचा विपक्ष, इंडिया गठबंधन। अब जाते जाते एक शख्स हैं अपूर्व भारद्वाज, मैं उनकी वॉल से, उनके जो ट्विटर वॉल से, उन्होंने ट्विटर वॉल पे कुछ लिखा, मुझे बेहद पसंद आया। अपूर्व जी, अगर आप देख रहे हैं तो क्षमा चाहूँगा आपसे, बिना पूछे आपके ट्विटर पे जो लिखा है आपने, बेहद खूबसूरत लिखा है, उसको मैं ज़रूर आप सब लोगों को सुनाना चाहूँगा जाने से पहले। आखिर में बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, कहानी कहिए उसको या कविता कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन बहुत अच्छा लिखा है। अपूर्व लिखते हैं कि वो दिन जब वो हारा था, हार की थकान से बुरी तरह से टूट चुका, जब पूरा देश उसकी हार पर चर्चा कर रहा था। पर उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। प्यारी बहन ने उसकी आवाज बनकर कहा, तुमने मेरे भाई को धोखा दिया, लड़ाई में अकेला छोड़ दिया। उसने उस दिन चुप्पी साध ली, और उस चुप्पी में छुपा था एक बड़ा सच, धोखेबाजों को पहचानने का। धीरे धीरे उसने पार्टी में जो गंदगी थी उसे साफ किया, सांप्रदायिक सोच के लिए लोगों को बाहर निकाला, कह दिया जो भी यहां नफरत फैलाएगा उसके लिए कोई जगह नहीं है। फिर निकला अपनी जंग पर, भारत की आत्मा को जानने, 4000 किलोमीटर पैदल, बारिश, धूप और धूप सहते हुए। कोई बड़ी मीडिया या पैसे वाला साथ नहीं था, बस उसका दिल और देश की जनता। किसान, ठेले वाले, हेयर ड्रेसर, ड्राइवर, सबके दिल में उतर गया। जहां भी गया लाखों दिलों ने उसे सुना। उसने कहा, मैं नफरत के बाजार में प्रेम की दुकान खोल रहा हूं। आज वो भारत का नेता विपक्ष है, लेकिन सत्ता के गलियारों में उसे देशद्रोही कहा जाता है, गाली दी जाती है। पर वो जनता से जुड़ा रहता है, सवाल पूछता है, जवाब मांगता है, क्योंकि वो जानता है बिना उसकी मशाल के इस देश में सच और इंसाफ की कोई रोशनी नहीं है। और जब उसने युद्ध छेड़ रखा है तो उन ताकतों से जो जनता के जनादेश को कुचलते हैं वो लड़ रहा है, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक ताकतों और नौकरशाही के गठजोड़ के खिलाफ। जिसके नसों में इस देश के शहीदों का खून दौड़ता है, उसे हराना आसान नहीं है। अगर आज नहीं तो कल जरूर जीत उसकी होगी। सत्य की जीत होगी, अन्याय की हार होगी। आ रहा है राहुलियन युग। ये है अपूर्व भारद्वाज ने बहुत खूबसूरत कहानी या राहुल गांधी के बारे में जो बयां किया है, ये आपकी नज़र जाते जाते मैंने कर दी। अपूर्व जी, क्षमा चाहूँगा, मैंने आपकी परमिशन के बगैर ये किया है। अगर आप देख रहे हो, उम्मीद करता हूँ जो आपने लिखा मैं उसे अच्छी तरह से अपने बाकी दर्शकों तक पहुँचा पाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आप में से भी किसी ने इतना अच्छा लिखा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।